प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं का मॉडल पेपर विषय हिंदी का, जो कि जेसीईआरटी के द्वारा जारी की गई है। जो जो भी विद्यार्थी इस बार जैक बोर्ड का जो भी 10th का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उसके लिए ये मॉडल पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आज का सेशन ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम इसका जो है सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे और अगले पार्ट में हम इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है? तो आज हम जैसा कि हम बोले हम सारा आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहले इसका कुछ जो इसके निर्देश जो होते हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें आपको जो है पहला पॉइंट है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इस पुस्तिका में 11 मुद्रित पृष्ठ है, मतलब 11 पेज का ये प्रश्न है। इसमें देखिए सबसे चीज़ है इसमें इसको याद रखिए आप लोग देखिए नोट करिए कि इसमें 4 खंड रहेंगे आपके क, ख, ग, घ और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, ठीक है? और जो पहला का जो खंड है क उसमें 30 प्रश्न जो आपके रहेंगे, वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है? तो आइए हम जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से आपको एक जो सही उत्तर है लगे, उसका चयन करना है और उसका जो मान आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो चलिए बिना समय गँवाए हम शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा 30 गो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको हम हल करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं तब खंड क देखिए पहला प्रश्न जो आपका है वो गद्यांश को मतलब अपठित बोध है, ठीक है? इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है आपको, ठीक है? तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। देखिए पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छे मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे-धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं, तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? ये गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं इस पर, जो इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसका उत्तर हम देते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? ठीक है? पहला ऑप्शन है वे हमें धन देती है, वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है, वे यात्रा में साथ रहती है, वे हमें खेल सिखाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? ठीक है? पहला ऑप्शन है, लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। पुस्तकालय जाने में लोगों की रुचि नहीं रही। चौथा ऑप्शन है, लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, ठीक है? चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है, ठीक है? पहला ऑप्शन है, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। दूसरा है, मोबाइल के उपयोग में और निपुणता आती है। केवल तीसरा ऑप्शन है, केवल कल्पना शक्ति कम होती है। चौथा है, जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है? मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन-सा होगा? ठीक है? ज्ञान मतलब इस पैसेज के अनुसार, गद्यांश के अनुसार ज्ञान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है? पुस्तक, खेल, तकनीक, शिक्षा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शिक्षा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है पद्यांश है, ठीक है? इसको पढ़ने के बाद हमको मतलब इसे पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक जो इसके जो प्रश्न पूछे जाएँगे,
उसको हम उत्तर देंगे, ठीक है? पहले इसे ध्यान से हम पूर्वक हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसे पढ़ते हैं। प्यारे छात्रों, हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। देखिए, पढ़ते हैं इसका पद्यांश। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊँचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम संसार। वाह! बहुत ही सुंदर कविता है। आइए अब इस पर इसके द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीखने को कहता है? माने कविता में प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीखने को कहते हैं, ठीक है? साहस और दृढ़ता, मन में गहराई लाना, ऊंचे लक्ष्य बनाना, संसार को ढक लेना। ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मन में गहराई लाना हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ख। चलिए, ठीक है? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 में है, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं इसका। धैर्य रखना, मन को शांत रखना, ऊंचाई और महानता पाना, गहराई अपनाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा, ठीक है? ऊंचाई और महानता पाना, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, सागर कहता है लहराकर। यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? ठीक है? धैर्य को, गहराई को, फैलाव को, साहस को। ठीक है? इसको अपनाने का संकेत देता है, गहराई को देता है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? ठीक है? आनंद और उत्साह, धैर्य और स्थिरता, गहराई और फैलाव, कठिनाइयां और सफलताएं। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कठिनाइयां और सफलताएं। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अब अगला भाग में आते हैं, व्याकरण। इसमें जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह कैसा वाक्य है? ठीक है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। कैसा वाक्य है? देखिए, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए, यदि तुम मन लगा के पढ़ोगे तो ना परीक्षा में पास होगे। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मोहन पढ़ाई करता और सोहन खेलों में अच्छा है। यह कौन सा वाक्य है? ठीक है? मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। देखिए, यहाँ पर और लगा हुआ है। ठीक है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, फल खाया जा रहा है। यह किस वाच्य का उदाहरण? फल खाया जा रहा है। ठीक है? क्या है? देखिए, फल खाया जा रहा है। देखिए, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, विधिवाच्य। किसका उदाहरण है ये? एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है? देखिए, फल खाया जा रहा है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसमें बादल कौन सा पद है? ठीक है? आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसमें बादल कौन सा पद है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं। क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है। क्या है ये? ये है आपका संज्ञा है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। यह कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। ठीक है? देखिए, उत्प्रेक्षा हो जाएगी, श्लेष है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण। कौन है ये? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका आंसर अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ठीक है? उत्प्रेक्षा नहीं होगा, अतिशयोक्ति होगा, ठीक है? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? त्रिलोक में देखिए कौन सा समास है, ठीक है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, क्रमधारय है। त्रिलोक में कौन सा समास है, ठीक है? त्रिलोक देखिए पहला जो त्रि है, इससे हमें संख्यावाचक का पता चल रहा है, ठीक है? जहाँ संख्यावाचक का पता चले वो यहाँ पर द्विगु समास होता है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? ईमेल लेखन किससे संबंधित है, ठीक है? पहला ऑप्शन आधुनिक संचार माध्यम, पारंपरिक संचार माध्यम, मौखिक संचार माध्यम, टेलीफोन संदेश, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये आधुनिक संचार माध्यम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा आपका जीवन को उज्जवल बनाती है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका मानवीकरण हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। अब आते हैं पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न है। देखिए तो पाठ्यपुस्तक आधारित में सबसे पहला गद्यांश है, ठीक है? इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है? चलिए आइए पढ़ते हैं इसका हम गद्यांश, ठीक है? देखिए युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल-कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम-मध्यम हवा बह रही थी, पेड़-पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी घुंघरुओं की झुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ठीक है? चलिए अब हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है? देखिए पहला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, लायूं किस प्रकार की बस्ती बताई गई है, ठीक है? भीड़-भाड़ वाली, शांत और नन्ही, औद्योगिक, आधुनिक। कैसा बस्ती बताया गया है? ये बताया गया शांत और नन्ही, ठीक है? देखिए यहाँ पर है आपका अ, नन्ही से शांत बस्ती बताया है ना? चलिए अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 18 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश और वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, ठीक है? शंख ध्वनि से, बाजे की धुन से, मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से, समुद्र की लहरों से। किससे की गई है? ये की गई है ऑप्शन नंबर ग, मंदिरों की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से, ठीक है? चलिए अगला अब देखते हैं आगे। अब इस पर गद्यांश हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएँगे। देखिए, तो इसको भी हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है? देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है? देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली-धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण पाषाण, ठीक है? चलिए वाह! अब आते हैं इस पर प्रश्न पर, ठीक है? देखिए, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? ठीक है? ऑप्शन नंबर पहला है देखिए, मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे को जिता देना, हताशा और निराशा व्यक्ति में खुशी ला देना, माँ-बाप का काम आसान कर देना, ठीक है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर मृतक में भी डाल देगी मत जान जान का क्या अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मरे हुए को जिंदा कर देना, ठीक है? चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, धूलि धूसर तुम्हारे गात पंक्ति में गात का क्या अर्थ है? ठीक है? गात का क्या अर्थ है? इसमें गात का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्त्र, शरीर, खेल क्या हो जाएगा? इसमें शरीर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम अ, 21 नंबर प्रश्न। देखिए भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे, ठीक है?
अपनी माता को, अपने पिता को, अपने खेल के साथियों को, अपने भाइयों को, किसको देखकर वो सिसकना भूल जाते थे? तो खेल के साथियों को देखते थे, तो वो सिसकना भूल जाते थे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, उद्धव कृष्ण का कौन-सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या लेकर आए थे वो? वो लेकर आए थे योग संदेश लेकर आए थे, ठीक है? उद्धव जो है योग संदेश लेकर के आए थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ग, ठीक है? अगला प्रश्न हम देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रस की प्रमुखता है? ठीक है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। कौन-सा रस की प्रमुखता है यहाँ पर? बताइए वीर रस, ठीक है? वीरता का बखान किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? वीर रस इसलिए वीर रस होगा यहाँ पर, ठीक है? चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ठीक है? धरती से, आकाश से, कवि से, इनमें से कोई नहीं। किससे किया है? ये कविता क्या है? उत्साह कवि ने बादल की तुलना धरती से की है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन हैं? यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? इसका कवि हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, जितने नार्गे की जीप में सॉरी अच्छा जितेन होगा, जितने नहीं होगा जितेन, ठीक है? जितेन होगा यहाँ पर। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? ठीक है? महात्मा गांधी की, दलाई लामा की, महात्मा बुद्ध की, महावीर की। किसकी लगी हुई थी? दलाई लामा की लगी हुई थी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, फसल किसका गुणधर्म है? हाथ का, पानी का, किसान का, मिट्टी का। किसका गुणधर्म है? यह है मिट्टी का, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, संगतकार का क्या अर्थ होता है? मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक, गीतकार, संगीतकार। क्या हो जाएगा? होगा मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? ठीक है, शीला अग्रवाल नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? दोनों चश्मे बेचते थे, दोनों देशभक्त थे, पान वाला दोनों का मजाक बनाता था, इनमें से कोई नहीं। क्या समानता है? इसका समानता हो जाएगा कि दोनों देशभक्त थे, ठीक है? चलिए इस प्रकार से आज का हमारा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो संग्रह था हमारा ये खत्म हो गया। हिंदी का अगले वीडियो में हम इसका जो बाकी जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, इम्पोर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको लेकर आएँगे हम, ठीक है? आपके उम्मीद है उससे आपका बहुत ही अ, हेल्प हो जाएगी परीक्षा में, ठीक है? इससे बाहर हमें हमें लगता है कि प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो प्यारे छात्रों, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेके, ठीक है?